एक कौम परस्ती भी एक चीज होती है, उसको भी इन्होंने और शॉर्ट साइट करके हिंदू कौम परस्ती में बदल दिया। इसलिए ये जब कोई आदमी एक ट्वीट भी कर दे, जैसे जफरुल इस्लाम साहब को आपने कहा, तो वो अपने जो इंटरनेशनल लॉज हैं उन लॉज के फ्रेमवर्क में ऐसा कर रहे हैं, और कोई भी कर सकता है। यहाँ बहुत सारे लोग गए यूनाइटेड नेशंस में, और भी लोग गए, अभी पूरे सिख नहीं गए क्या? कई मरतबा सिखों ने तो वहां पर जाके हंगामा किया है, नेशनल जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं। तो एक जफरुल इस्लाम के जाने को चूंकि हुकूमत के ऊपर जर पड़ती है, इसलिए ये उनको एंटी नेशनल बोलते हैं। जैसे कि तांडव फिल्म के बारे में, जो वेब सीरीज है उसके बारे में ये बोल रहे हैं कि वो धार्मिक है, हालांकि वो जो जो यहाँ का कड़वा सच है उसका इजहार है, तो उसको एंटी नेशनल बोल दिया जाता है। ये फैशन बीजेपी आरएसएस ने अब इन दिनों 6 साल से बनाया है। पर्पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम, और इस वक्त एक हैरान कर देने वाली खबर भी हम लोगों के सामने आई है, जो कि बिडेन कैबिनेट से सामने निकल करके आ रही है, जहां 2 लोगों को नजरअंदाज कर दिया गया। तो हमारा भारतीय मीडिया कसीदे पढ़ने में लगा हुआ है कि 20 लोगों को, 20 भारतीयों को बिडेन कैबिनेट में जगह दी गई है, और जिन 2 लोगों को बाहर रखा गया है उसी पर मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब मौजूद हैं। मैं डॉक्टर साहब आपसे सीधा पूछना चाहूंगा, अनिल जानी और सोनाली शाह जिनको बाहर रखा गया है, उनके लिंक जो हैं वो आरएसएस से जुड़े हुए थे। किस तरीके से देखते हैं कि ये एक बिडेन सरकार का जो ये कदम है वो करारा तमाचा है क्या इन लोगों के मुंह पर? देखिए, ये तो पिछले 2 दिन पहले भी, जिस दिन इन्होंने हलफ लिया था, शायद उसी दिन अमेरिका की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वहाँ की थिंक टैंक हैं, उन्होंने लेटर जो बाइडेन को लिखा था और उनको बताया था ये सब बहुत वाज़ेह तौर पर कि ये जो लोग हैं इनके नाम लेके लिखा था कि ये लोग एक्चुअली आरएसएस के लोग हैं, और आरएसएस के लिए फंडिंग यूनाइटेड स्टेट्स से ये जुटाते हैं। फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी नाम की ऑर्गेनाइजेशन यही लोग चलाते थे। इसी तरीके से विश्व हिंदू परिषद भी यही लोग वहां पर डील करते हैं। तो वीएचपी, बजरंग दल, आरएसएस, इन सब के लिए जो फॉरेन फंडिंग है वो इन लोगों के थ्रू आती है। तो जाहिर है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है, यूरोप है, यूनाइटेड नेशंस है, इस तरह के जितने भी इंटरनेशनल बॉडीज हैं, उन्होंने आरएसएस को हमेशा एक राइट विंग रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन कहा है। राइट विंग भी कहा है, रेडिकल भी कहा है। यानी राइट विंग तो हो ही गया, रेडिकल का मतलब यह है कि जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस हैसियत में इन ऑर्गेनाइजेशंस को दूसरे ममालिक में जाना जाता है। और जो बाइडेन का जो ताल्लुक है वो राइट विंग से नहीं है, वो लेफ्ट विंग से है। ये एक बिल्कुल खुली बात है। लेकिन ये लोग डेमोक्रेटिक पार्टी में थे और उस पार्टी में रहकर ये आरएसएस का काम करते थे। डेमोक्रेटिक पार्टी राइट विंग नहीं है, मतलब अनलाइक द अदर रिपब्लिकन पार्टी हमेशा राइट विंग रही है। यूनाइटेड स्टेट्स में उसको इसी हैसियत से जाना जाता है। जॉर्ज बुश फर्स्ट हो या जॉर्ज बुश सेकेंड हो या फिर ट्रंप हो, ये सब रिपब्लिकन पार्टी से थे, और इनके जितने भी स्टेप्स थे बहुत हार्श स्टेप लिए इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के लिए भी। और वेस्ट एशिया में जो जंग इन्होंने छेड़ी वो यही रिपब्लिकन पार्टी के लोग थे जिन्होंने जंग छेड़ी, और इन्होंने अपने राइट विंग को कभी छुपाया नहीं। और ये रीजन है कि हमारे मुल्क में जो ये सरकार आई थी 2014 में, ये भी राइट विंग की सरकार थी, तो इनके बड़े अच्छे रिश्ते रिपब्लिकन पार्टी के साथ रहे। लेकिन इनमें से ही कुछ लोगों ने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली डेमोक्रेटिक पार्टी में भी अपने असर और रसूख बनाए। तो ये वहां पर रहते थे तो जो बाइडेन के साथ रहते थे, और जब इंडिया आते थे, जैसे नमस्ते ट्रम्प जो अहमदाबाद की रैली हुई, वहां पर ये ट्रम्प के साथ रहते थे। तो ये जो बात वहां की ऑर्गेनाइजेशंस जानती हैं, और उन्होंने इनको एक्सपोज करते हुए बहुत सीधे जो बाइडेन साहब को डायरेक्टली एक लेटर में ये लिखा कि आपकी पार्टी में वो लोग जो आपके कैंपेन में शरीक थे वो राइट विंग रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ थे, उनको कोई पोजीशन देने से पहले उनके बारे में तमाम उनका फीडबैक, उनकी जानकारी ली जाए। और इसके बाद जाहिर है कि वो जानकारी ली तो सब एक्सपोज हो ही गया। जो बाइडेन का जो पॉलिसी है कश्मीर के सिलसिले में भी बहुत वाज़ेह है, और जो सीए के बारे में ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन वो इसको एक गैर कानूनी किस्म का
उन्होंने कानून माना था, गैर दस्तूरी, गैर इंसानी कानून माना था। जो बाइडेन ने अपनी ओपन पब्लिक स्पीचेस में सीएए के खिलाफ तकरीर की। इसी तरीके से कश्मीर में ह्यूमन राइट्स के इशू को लेके जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स आई या यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स वॉच की जो रिपोर्ट आई, जो जीनोसाइड वॉच की रिपोर्ट आई, और इसके अलावा रिलीजियस फ्रीडम का जो ऑफिशियल इदारा है वहाँ अमेरिकन गवर्नमेंट का, उसकी जो रिपोर्ट्स आई, उसमें बार बार ये कहा गया है कि इंडिया में एज ए होल भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, कश्मीर में सीवियरली ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, और रिलीजियस इंटॉलरेंस अगेंस्ट द मुस्लिम कम्युनिटी बढ़ता चला जा रहा है। प्लस यहाँ तक कहा गया कि इंडिया में मुसलमानों का जीनोसाइड होने वाला है। तो ये सारी खबरें पिछले चंद महीनों से वहां के मीडिया में भी गश्त करती रही, यूनाइटेड नेशन से भी निकलती रही। उसके बाद इन हजरात का ताल्लुक जब आरएसएस से एक्सपोज हो गया, तो मुझे नहीं लगता कि जो बाइडेन को इन्हें अपने साथ रखने में कोई दिलचस्पी होगी कि जो लोग आरएसएस और राइट विंग रेडिकल ऑर्गेनाइज, पर्टिकुलरली रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में कोई भी ताल्लुक रखते हो। सर, इसी से मेरे कुछ सवाल खड़े होते हैं कि जैसे हमने 2 मेगा इवेंट देखे थे, एक तो हाउडी मोदी और दूसरा नमस्ते ट्रंप हुआ था, और उस बीच में जाकर के ये कहना कि अब की बार ट्रंप की सरकार। तो क्या अब ये देखा जा रहा है कि जो उस दौरान पर बाइडेन सरकार के खिलाफ जाकर के ट्रंप के समर्थन में वोट मांग रहे थे देश के प्रधानमंत्री, और आज वही बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हीं सबका खामियाजा भक्तों को भुगतना पड़ रहा है? नहीं, भक्त तो भुगतेंगे ही। ये तो डिप्लोमेटिकली बिल्कुल ये गलत बात थी कि आप किसी दूसरे मुल्क में, आप यहाँ कनाडा के किसान मूवमेंट के सिलसिले में कनाडा के स्टेटमेंट का एक प्राइम मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट आ जाता है, तो आप कहते हैं कि हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। यहाँ पर माइनॉरिटीज को लेके कोई रिपोर्ट आ जाती है तो आप कहते हैं कि हमारा अंदरूनी मामला है। कश्मीर में ह्यूमन राइट्स को लेके इंटरनेशनल ग्रुप्स कुछ बोलते हैं तो कहते हैं कि हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। ओआईसी का जो ह्यूमन राइट कमेटी ने जब यहाँ पर विजिट करना चाहा कश्मीर में, तो उनको इजाजत नहीं दी। यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट वॉच ने, यहाँ के डेलीगेशन ने कश्मीर विजिट करना चाहिए 5 अगस्त 2019 के बाद, उनको इजाजत नहीं दी। तो आप अपने मामले में तो कहते हैं कि ये हमारे मुल्क का दाखिली मामला है, लेकिन आप अमेरिका की सरजमीन पे खड़े होकर वॉशिंगटन में वहां पर कहते हैं कि अब की बार ट्रंप की सरकार। तो ये आप वहां के इलेक्शन को इम्पैक्ट करने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसको आप दूसरे के इलेक्शन में मतलब आप ये नहीं समझते कि आप इंटरनल उनके अफेयर्स में कर रहे हैं, फिर इंडिया में बुला के इतना बड़ा इवेंट का, सैकड़ों करोड़ रुपए का इवेंट यहाँ किया, यहाँ भी बोले अब की बार ट्रंप की सरकार। तो क्या मतलब जो बाइडेन अंधे हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता? जो बाइडेन की आप उनकी जो उम्र है पॉलिटिक्स की, वही 50 साल से ज्यादा का अरसा है जो राजनीति में हैं। वो 50 साल से ज्यादा सेनेटर रहे हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं 2 टर्म उसी मुल्क के, और अब वो प्रेसिडेंट है, और वो ह्यूमन राइट ग्रुप्स के और पर्टिकुलरली एशियन अफेयर्स के माहिर माने जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। जो बाइडेन ट्रम्प की तरह कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं है, या हमारे जो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन प्राइम मिनिस्टर की तरीके से कोई प्रचारक नहीं है। वो एक बाकायदा फुल टाइम पॉलिटिशियन है, और आधी सदी से ज्यादा का उनका गवर्नेंस का, सिर्फ पॉलिटिक्स का नहीं, गवर्नेंस का तजुर्बा है। तो आप अगर ये कर रहे हो कि उन्हीं के खिलाफ कैंपेन में खड़े हुए अब की बार ट्रंप सरकार बोल रहे हो, आपको लगता है कि इलेक्शन जीतने के बाद जो बाइडेन हाउडी मोदी को और नमस्ते ट्रंप को भूल जाएंगे? ये मुमकिन नहीं है। वो किसी ना किसी सूरत में उसको याद रखेंगे, और उनके पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में इसके रिपरकशंस जरूर दिखाई देंगे कहीं ना कहीं। उसके दिखाई देंगे, और दिखाई भी दे रहे हैं जिस तरीके से 2 लोगों को बाहर रखा गया है। पर सर, मैं ये जानना चाहूंगा, अमेरिका लगातार जो है बताते रहे, जब ट्रंप और मोदी जी सत्ता में थे तो दोनों के किस्से कहानियां सुनाए करते थे कि बचपन की दोस्ती है, ये है वो है, मीडिया में हंगामा था। और आज जब 2 लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, आरएसएस से जुड़े हुए थे, तो आज वही मीडिया गाथा गाते हुए बता रहा है कि बाइडेन को इंडियन इतने प्यारे हैं कि 20 कैबिनेट में जगह दे दी है। तो किस तरीके से देखते हैं जो ये दोहरा रवैया निकल करके मीडिया का सामने आ रहा है? देखिए, वो तो ये अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिसी है।
जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया और ये हार गए, उसके कुछ दिन के बाद से हमारे मीडिया ने वो तमाम तस्वीरें दिखानी शुरू की और वो तमाम कमेंट शुरू किए जो ट्रम्प के खिलाफ थे। इससे पहले ट्रम्प से दोस्ती बहुत अच्छी बताई। तो ये जो मौका परस्ती है, मौका शनासी नहीं है, ये मौका परस्ती है। और अपॉर्चुनिस्ट लोगों को कभी अच्छा नहीं समझा जाता। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉर्चुनिस्ट लोगों से अपॉर्चुनिटी की डील तो कर सकता है, लेकिन उनके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी की एक बहुत बड़ी खामी खामी हमेशा रही है कि हमारे कोई डिपेंडेबल एंड परमानेंट फ्रेंड्स कभी भी नहीं रहे फॉरेन पॉलिसी में, कहीं भी नहीं रहे। आप अपने पड़ोसी मुल्कों को उठा के देख लीजिए। नेपाल हमें शक की नजर से देखता है, बांग्लादेश शक की नजर से देखता है, श्रीलंका से हमारे ताल्लुकात ऊपर नीचे रहते हैं, हमारे भूटान के साथ हमारे ताल्लुकात अभी तो छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे ममालिक हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करते। उसकी वजह यही है कि हमारी कोई डिपेंडेबल परमानेंट फ्रेंडशिप नहीं है। और उसके लिए हमारे मुल्क के फॉरेन एक्सपर्ट कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी का कमाल यही है कि अपॉर्चुनिस्ट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, कभी इधर कभी उधर। लेकिन इसके जो नुकसानात हैं वो ये हैं कि सारी दुनिया हमारी तरफ सिर्फ इस हैसियत से जो देखती है कि हम एक बहुत बड़ी मार्केट है और अपना माल यहाँ डंप करके पैसे कमा सकते हैं, लेकिन हमारे बुरे वक्त में वो आके खड़े होंगे, ऐसा मुमकिन नहीं होगा कभी भी। हमने पहले भी देखा है कि हम अकेले खड़े रहे थे, और अब भी हमारा रशिया एक डिपेंडेबल दोस्त हुआ करता था, लेकिन अब वो भी नहीं है। और चाइना हमारे मुंह पे बैठा है, जो न सिर्फ ये कि दोस्त नहीं है बल्कि दुश्मनी निकालनी शुरू कर दी है। ईस्ट से लेके वेस्ट तक हमारे मुल्क में अंदर घुसा चला आ रहा है, भले ही हमारे लोग खामोश हों। तो ये जो फॉरेन पॉलिसी है, इस फॉरेन पॉलिसी को अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। और जितना हमारे लोग डिप्लोमेट्स इस फॉरेन पॉलिसी को जानते समझते हैं, उससे कहीं ज्यादा दूसरी बाहर दुनिया के लोग हमारी इस फॉरेन पॉलिसी को समझते हैं और उसको अप्रिशिएट नहीं करते किसी भी सूरत में। और उसके नताइज भुगत रहे, फिर आगे भी भुगतेंगे। जहां तक मोदी जी का ताल्लुक है, मोदी जी का मैंने पहले भी कहा कि वो हाथ पे हाथ, मेरा पूरा एक अभी वीडियो मैंने पिछले दिनों जारी किया था कि कितना झूठ हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। इंडिया यानी अमेरिका और इंडिया, ट्रम्प का अमेरिका और मोदी का इंडिया, दोनों की एक सिमिलरिटी सारी दुनिया ने महसूस की। उसका जिक्र किया, बार बार बुरे नामों से जिक्र किया, उसे कोट किया कि दोनों जगह जो हुक्मरान हैं झूठे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में भी ये कहा गया कि वो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं, और ट्रम्प के बारे में तो ये अब तो स्टैटिस्टिक्स आ गए, 21 झूठ रोजाना ट्रम्प ने बोले 4 साल के अपने पूरे कार्यकाल में। तो अगर किसी मुल्क के हेड ऑफ द स्टेट के बारे में ये मशहूर हो जाए दुनिया में कि वो झूठा है, तो आप मुझे बताइए कि जो भी करारदादे हमारे और दूसरे मुल्कों के बीच होंगी, उन पर कौन एतबार करेगा। तो ये तो पूरे मुल्क का नुकसान है, ये एक शख्स का नुकसान नहीं है। और वजीर आजम की आदत है कि हर एक को अपना बचपन का फ्रेंड समझ लेते हैं। मुझे मालूम नहीं कि बचपन से उनकी मुराद क्या है, कि वो जब 40 साल के हुए थे तब उनका बचपन था, या वो 4 साल के थे तब उनका बचपन था। सर, मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि बाइडेन सरकार से पहले से ही अमेरिका लगातार सवाल उठाता रहा। दिल्ली दंगे हुए, उस पर भी मोदी सरकार से सवाल किया, तो उनका आंतरिक घर का मामला था। 370 हुआ तो घर का मामला था। और इसके बाद तमाम जो सीएनआरसी हुआ तो वो घर का मामला था। लगातार सवाल उठते रहे बाइडेन सरकार से, और वही अमेरिकी गवर्नमेंट है जिसने आरएसएस और तमाम जितने भी संगठन इंडिया में चल रहे हैं उन्हें आतंकवादी संगठन करार दे रखा है। तो किस तरीके से देखते हैं आने वाले समय पर कितना और ज्यादा इन लोगों की वजह से भारत को शर्मिंदा होना पड़ेगा? देखिए, अभी घर का मामला कुछ नहीं होता है। अभी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, और दुनिया में कहीं भी कुछ अगर ह्यूमन राइट्स पर्टिकुलरली कोई नुकसान किसी मुल्क में होता है, यानी एक यूनाइटेड नेशंस बना है, एक बैठक है जिसमें तमाम मुल्कों के सरबराह और उनके जिम्मेदारान बैठते हैं, और हर मुल्क की हर बात की स्टडी होती है और वहां उसको प्रेजेंट किया जाता है। जनरल काउंसिल में सब प्रेजेंटेशन होते हैं। और ये जितने ग्रुप बताया मैंने, लॉ कमीशन है, लेबर लॉज है, लेबर कमीशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, और ये सारे लोग को पूरी दुनिया के लिए मुश्तरका काम करते हैं कि हेल्थ की क्या कंडीशन है,
मल नरिशमेंट की क्या कंडीशन है, ह्यूमन राइट्स की क्या कंडीशन है, लेबर के क्या कंडीशन है, किसानों की क्या, सारी दुनिया के हर मुल्क का ये एक इवेल्युएशन होता है और वो पूरे उस वर्ल्ड काउंसिल में रखा जाता है। तो ऐसे में ये कहना कि हमारा इंटरनल मामला है, ये नहीं हो सकता। इसीलिए इतनी सारी रिपोर्ट्स आई कि दिल्ली रॉइट को भी कहा गया कि वो ऑर्गेनाइज्ड पोग्रोम था, तो ये वर्ल्ड बॉडीज ने कहा है और इनकी एक अहमियत है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कोई एक रिपोर्ट आ गई और चली गई, उससे पूरे उस मुल्क की रेटिंग करार पाती है। उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट के जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको डिसाइड किया जाता है कि वो ग्रे जोन में है या व्हाइट जोन में है इकोनॉमी के, ये सब कुछ तय किया जाता है उसी की बुनियाद पे। तो आप ये कह के बच नहीं सकते कि हमारा इंटरनल इशू है। आप यहाँ पर बैठ के मतलब कत्लेआम मचा देंगे आप एक कम्युनिटी का यहाँ, और आप कहेंगे ये हमारा इंटरनल इशू है। म्यांमार में क्या हुआ था, सारे सैंक्शंस आ गए। ईरान में सैंक्शंस क्यों लगे हैं, इराक में जो कुछ हुआ पूरी दुनिया ने क्यों, लंदन ने, यूके ने माफी मांगी पूरे इराक से कि हमसे गलती हुई। ये सारी चीजें कंसीडरेबल हैं और एक शहरी को, पूरी दुनिया के एक इंडिविजुअल सिटीजन को भी ये हक हासिल है कि वो अपने मुल्क में होने वाली कोई भी जो उसके ऊपर ज्यादती हो रही है या डिस्क्रिमिनेशन हो, उसके खिलाफ कंप्लेंट करने यूनाइटेड नेशंस में एक शहरी भी जा सकता है। ये ऐसे में कैसे आप कहेंगे कि ये हमारे मुल्क का इंटरनल मैटर है? सर, एक आखिरी सवाल बनता है क्योंकि हमने देखा था जब इस्लामोफोबिया का ज़िक्र छिड़ा था, तब एक जलजला वाले बयान से पूरी मीडिया ने घेरने की कोशिश की थी डॉक्टर ज़फरुल इस्लाम को कि ये देखिए कि हमारे देश की शिकायत जो है भारतीय वहाँ लेकर के जा रहे हैं, देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि एक भारतीय नागरिक जाकर के कंप्लेन कर सकता है, तो कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है जब यहाँ से रिपोर्ट बाहर जा रही है? नहीं, ये बिल्कुल, ये जो सीडो सेशनल नेशनलिस्ट हैं जिन्होंने नेशनलिज्म की परिभाषा ही बदल दी, ये कौम परस्त लोग जिन्होंने कौम परस्ती को हिंदू कौम परस्ती के हम माने करार दे दिया, ये हुब्बुल वतनी को तो जानते नहीं। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन नेशनलिज्म एंड पेट्रियोटिज्म। कौम परस्ती और हुब्बुल वतनी, इन दोनों में एक बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। तो ये हुब्बुल वतनी की तो बात ही नहीं करते, क्योंकि हुब्बुल वतनी वतन ये कभी रहे नहीं। जब हम सारा मुल्क अंग्रेजों से लड़ रहा था तो ये अंग्रेजों के हलीफ थे, उनसे वजीफा लिया करते थे। तो ये हुब्बुल वतनी तो जानते नहीं। एक कौम परस्ती भी एक चीज होती है, उसको भी इन्होंने और शॉर्ट साइट करके हिंदू कौम परस्ती में बदल दिया। इसलिए ये जब कोई आदमी एक ट्वीट भी कर दे, जैसे जफरुल इस्लाम साहब को आपने कहा, तो वो अपने जो इंटरनेशनल लॉज हैं उन लॉज के फ्रेमवर्क में ऐसा कर रहे हैं, और कोई भी कर सकता है। यहाँ बहुत सारे लोग गए यूनाइटेड नेशंस में, और भी लोग गए, अभी पूरे सिख सिख नहीं गए क्या? कई मरतबा सिखों ने तो वहां पर जाके हंगामा किया है, नेशनल जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं। तो एक जफरुल इस्लाम के जाने को चूंकि हुकूमत के ऊपर जरब पड़ती है, इसलिए ये उनको एंटी नेशनल बोलते हैं। जैसे कि तांडव फिल्म के बारे में, जो वेब सीरीज है उसके बारे में ये बोल रहे हैं कि वो धार्मिक है, हालांकि वो जो जो यहाँ का कड़वा सच है उसका इजहार है, तो उसको एंटी नेशनल बोल दिया जाता है। ये फैशन बीजेपी आरएसएस ने अब इन दिनों 6 साल से बनाया है।